अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नितेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी सीरीज़ ऑफ क्लास 11। तो पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो है बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री, देखो ये वर्ड है ना, दो चीज़ों का बना हुआ है, बायो और केमिस्ट्री। बायो में आप हमेशा पढ़ते हैं कि स्टडी अबाउट लिविंग्स, ठीक है, लिविंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसमें जो दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, एटम्स या कोई रिएक्शंस। इसका मतलब है इन दो लफ्ज़ को हम मिलाते हैं, रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन और बायो मीन्स लाइफ। लाइफ के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे ले जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड, ये जो वॉइस आ रही होगी आपको डिस्टर्बिंग सी पीछे मेरे बैकग्राउंड के, क्योंकि मैं एक रोड साइड एरिया पे बैठा हूँ, तो उधर प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें और अंडरस्टैंड करें कि मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊँगा, आपको थोड़ा सा कोप करना पड़ेगा इससे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की मतलब ही ये है कि स्टडी अबाउट केमिकल्स इन बायोलॉजी या स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन इन बायो, मतलब बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। अब इन दो मतलब किसी भी आपको बायो में कोई भी डेफिनेशन जाननी हो ना, तो कोई भी वर्ड आता है आपके पास तो उसको तोड़ दिया करें। जैसे बायो है और केमिस्ट्री है, बायो मीन्स मैंने आपको बता दिया लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट लाइन आप पढ़ लें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मैं इतना यूज टू नहीं हूँ उसके, फिर भी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन विच बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वो ब्रांच जो है और बायोलॉजी की जो एक्सप्लेन करती है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब केमिस्ट्री। अब ये समझें आप कि बायोकेमिकल बेसिस क्या होते हैं। बायो का मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स, ये जो आपको पता है टोटल, उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी स्टडी करना, उसमें क्या खराबी है, क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ पढ़ना हम उसको बायोकेमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। अब दूसरी लाइन है कि दिस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू द सम रीज़न। अब ये रीज़न है, इसकी वजह से हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं या इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस कैरी आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू स्पेशली डीएनए फॉर एग्जाम। ये सारा आपने ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, ठीक है। इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि ये हमको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि क्या क्या चल रहा है बॉडी में, क्योंकि आपको देखो इसकी माना क्या है कि हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। अब ए से बी बन रहा है, या समझो ए और बी मिल के बना रहे हैं सी, ये हमको पूरा रिएक्शन बता रहा है। बायोकेमिस्ट्री हम यही पढ़ते हैं ना कि बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इस रिएक्शन में क्या बनता है, या तो कोई चीज़ प्रोडक्ट बनती है या कंबक्शन रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। अब ये हमको पूरा प्रोसेस बता देती है, रिएक्शन बता देते हैं कि क्या हो रहा है। अब उस रिएक्शन के दौरान कुछ चीज़ बनती भी है बॉडी के अंदर, कुछ चीज़ का फ्लो भी होता है। अब फ्लो का क्या होता है, मतलब जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन बनना होता है, तो ये देखो लाइन लिखी हुई है ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस स्पेशली DNA फॉर एंजाइम एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ द मैकेनिज्म। अब इसकी लाइन का मतलब समझें कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कि जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन बनना होता है ना, तो प्रोटीन बनाने का मेन जो काम होता है ना, जिसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि बाबा हाँ मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, इस तरह की प्रोटीन मुझे चाहिए। जैसे अम्मी होती है घर में, हमको कोई भी चीज़ बनानी होती है, हॉस्टल में जो लड़के होते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं कि अम्मी मुझे इसकी रेसिपी बताओ। अब इस प्रोटीन बनाने की रेसिपी किसके पास होती है, वो होती है डीएनए,
डीएनए के पास होती है। अब डीएनए खुद जाके प्रोटीन नहीं बना रहा, डीएनए सेंटर में बैठा होता है, बोलता है कि मैं हूँ राजा। वो राजा क्या करता है, अपने सिपाही को भेजता है। अब सिपाही कौन बनता है, वो राजा से ही सिपाही बनता है। उस सिपाही को बोलते हैं आरएनए। अब ये आरएनए को हम बायोलॉजी में इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। अब फ्लो ऑफ किसी चीज़ का बहना, अब ये इंफॉर्मेशन आरएनए फ्लो करके जाती है किसके पास, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास से बाहर जाती है, फिर जाके पास जाती है राइबोसोम के पास। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब आरएनए का फ्लो करना फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। ये भी हमको कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री में हमको ये पता चलती है। अब दूसरी लाइन है स्पेशली डीएनए फॉर्म फॉर एंजाइम। अब ये जो प्रोटीन बनाना, मैंने आपको बोला कि प्रोटीन बनाना डीएनए का काम है हर चीज़। तो डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन से अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं, जैसे हमारी बॉडी की स्किन्स भी बन सकती हैं, हमारी बॉडी की और प्रोटीन बन सकती है। और हमारी बॉडी में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एंजाइम, जो क्लास 10 में पढ़ चुके हैं शायद। एंजाइम का मतलब ये होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी रिएक्शन, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री क्या है, रिएक्शन, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दे। स्पीड का मतलब रिएक्शन का मतलब फास्ट कर दे या स्लो कर दे, वो डिपेंड भी करता है कि वो एंजाइम कौन सा है। ठीक है, कि एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो हमारे रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको स्पीड अप भी कर सकता है, मतलब बूस्ट अप भी कर दे, या उसको बैक भी ला दे, ऐसा बोला जाता है एंजाइम को। अब इस जो मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगी न्यूक्लियस से, और उसके बाद डीएनए अपनी फ्लो ऑफ मतलब मैंने ये बता दिया है आपको। हाँ, तो किधर था, हाँ एंजाइम। तो वो आरएनए जो डीएनए बनाता है वो फ्लो करके जाता है राइबोसोम के पास। वो राइबोसोम के पास जाकर उससे प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन में कुछ चेंजेस आने के बाद वो एंजाइम बन जाती हैं। ठीक है, प्रोटीन सही मोस्टली आप समझ लो 99.9% प्रोटीन बनती है। एक आरएनए से भी बन जाती है, डायरेक्ट आरएनए से भी बन सकती है, पर आप अभी प्रोटीन का ध्यान रखें। और दूसरा, ये प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको बता दिया कि आरएनए से बनती है। और कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म, जैसे आपको पता चल गया कि ए और बी प्लस मिल के बना रहे हैं सी, तो आपको ये कंट्रोल पता चल गया कि मुझे इसको बनाने के लिए ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला, यही हो गया मेन चीज़। दूसरा, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज़, जो हमको डिजीज़ के पास लेके जाती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बोला ए से बी मिल के बना रहे हैं सी। अब मैं रोज़ ए से बी मिला के सी बना रहा हूँ, मेरी बॉडी किसी दिन सी नहीं बना। अब मुझे पता है कि सी किस वजह से नहीं बन सकता, या तो सी में, क्योंकि सी बनता ए या बी से। अब इसमें कुछ होगी, या तो ए नहीं है या तो बी नहीं है, इन दोनों में मसला होगा। मतलब हमको ये तो पता चल गया ना कि ये जो एबनॉर्मलिटी आई है वो कैसे आई है। अगर आपको नॉर्मल पता हो कि मुझे रोज़ चाय बनानी है, अब चाय के आपको मटेरियल पता है और उसका टेस्ट भी पता है कि रोज़ ऐसा टेस्ट होता है। किसी दिन आपने चाय बनाई, टेस्ट अजीब सा आया और मतलब शक्कर नहीं थी, तो आपको पता चल गया कि मैंने कौन सा स्टेप मिस किया है, मतलब एबनॉर्मल चीज़ आपने डिटेक्ट कर ली। अब डिटेक्ट कर ली, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें चीनी डाल दें, बस मीठी हो जाएगी। ऐसे ही आपको किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन पता चल गया, तो उस इंफॉर्मेशन का अगर नॉर्मल है उसमें एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है, तो हमको डिजीज़ का भी पता चल जाएगा। समझ रहे, मतलब ये हमको इन्फॉर्मेशन, जैसे ऊपर मैं बताया कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि डीएनए से आरएनए का बनना, इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना, उसमें कोई ख़राबी आई, सपोज़ करें आप कोई ख़राबी आई, तो वो ख़राबी की मतलब डिजीज़ हमको पता चल जाएगी। नॉर्मलिटी हमको पता है, एबनॉर्मलिटी भी पता चल जाएगी। एक चीज़ स्टेप वाइज हो रही है, दूसरी स्टेप वाइज नहीं हो रही, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली ओपन कर देता है डोर ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। जैसे ही आपको पता चलेगा, मैंने आपको चाहे कि ये एग्जांपल दी जो एक थर्ड क्लास एग्जांपल है, बट
इसको आप चाय के अंदर चीनी डाल देंगे, जैसे आपको पता चला कि इसके अंदर ये एबनॉर्मलिटी है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं और इसके बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ कम थी, ये मैंने डाल दी, ठीक है। और अब तीसरे पैरा पे आते हैं, मतलब आपको नॉर्मलिटी पता चल जाती है, एबनॉर्मलिटी पता चल जाती है, और उस एबनॉर्मलिटी हुई है तो उसकी वजह क्या है, उस वजह को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सब बता देता है बायोकेमिस्ट्री। तीसरा है कि जो रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्ट। और दूसरा, कुछ सवाल होते हैं हमारे बायोलॉजी में, जैसे आपको भी दिमाग में आएंगे कि देखो पहला सवाल ये रहा कि ये हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि देखो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल होते हैं, हार्ट का सेल अलग होता है, बोन का सेल अलग होता है, ब्रेन का सेल अलग होता है, और ये जो स्किन का सेल होता है वो अलग होता है। तो कैसे हमारी बॉडी में जब सेल बन रहे होते हैं तो उसको ये पता चलता है कि ये मेरी बोन का सेल है तो मैं इसके साथ ही मिलूँगा, मैं खुद एक ब्रेन का सेल हूँ तो ब्रेन वाले सेल के साथ मिलूँगा, कैसे उनको पता चलता है और वो जाके मिल के सेल बनाते हैं। आपको पता होगा कि सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं, तो ऐसे ही कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं, तो इसी क्या वजह, ये भी हमको बायोकेमिस्ट्री बताता है, वो अगर आपके पता चल जाएगी कैसे होता है ये सब। दूसरा, हाउ डज द सेल कंट्रोल ग्रोथ, मतलब कैसे सेल अपनी ग्रोथ कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये समझे, ये भी बायोकेमिस्ट्री हमको बताती है कि अब कोई बोला ग्रोथ कैसे कंट्रोल, देखो लिमिट होती है, कोई सेल अधिक, मतलब जैसे मैंने एक सेल को उसकी अमाउंट से ज़्यादा, सपोज करो वाटर है, पानी के अंदर मतलब सेल को पानी ज़्यादा दे देंगे तो वो फट भी जा सकता है। प्लांट के सेल में कम होता है क्योंकि उनके पास सेल वाल होती है, हमारे अंदर ये हो सकता है क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा वाटर डाल दें तो ऐसे हो सकता है कि कैसे वो ग्रोथ कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है, ये भी वो बताता है हमको बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ द काजेस ऑफ कैंसर, कैंसर की क्या काजेस हैं, कैंसर भी एक एबनॉर्मलिटी है, आप समझ लें, आगे आपको पता चल जाएगा जब आप ब्रेन सब कुछ पढ़ लेंगे। दूसरा व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी की क्या मैकेनिज्म, वो ब्रेन में होता है, सब कुछ ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपको आंसर मिल जाएंगे बायोकेमिस्ट्री के बाद। और भी चीज़ें होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, जो इधर लिखी हुई हैं वो आपको अभी नहीं मिलेंगी, आप जब MBBS करेंगे इंशाल्लाह तो तब आपको पता चलेगा। ये जो मतलब इसकी समरी ये थी, इस पूरे जो मैंने बताया है इसकी समरी ये आप समझ लें, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से, तो इसकी समरी ये थी कि बायोकेमिस्ट्री हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये सारी टोटल मैंने आपको बता दी, लाइन टू लाइन वाइज बता दी, क्योंकि ये कुछ ऐसी पार्ट हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आता फिर भी। अब हम स्टार्ट करते हैं ये नीचे वाला पोर्शन। एज वी नो डेट द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द टिश्यू एंड सेल, वी सेल आर मेड अप। देखो ये सीधा सीधा हर चीज़ आपको डिस्क्राइब कर रहा है जो मैंने आपको पहले बताई। देखो जैसे इधर लिखा हुआ है कि सेल से, जैसे हमको पता है कि टिश्यू बने हुए थे सेल से, वह सेल बने हुए थे, सेल बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं एटम से, केमिकली बॉन्ड। ये होता है एक सेल, लाइक मैं आपको थोड़ा क्लियर वाइज समझा दूँ, कोई नया बच्चा होगा। देखो ये हो गया एक सेल, ये एक सेल दूसरे सेल से मिलेगा ना, प्लस की निशानी समझ लें, तो ये जाके एक टिश्यू बनाएगा, ठीक है, टिश्यू बनाएगा। अब ये सेल मिलते हैं तो सेल को पहले मैं खोल के देखूँ ये सेल किससे बना हुआ है। ये सेल खुद मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स खुद एटम से बने होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी एवर नो, इससे ज़्यादा होते हैं, इससे क्वार्क्स आ जाते हैं, मुझे पता है, बट मैं आपको हद तक बता रहा हूँ कि हमारे
स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम होते हैं, ठीक है। सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़, मतलब मिलके, पर खुद सेल किसके बने होते हैं, वो मॉलिक्यूल के बने होते हैं, और मॉलिक्यूल खुद बने हुए होते हैं सेल्स के, ठीक है। क्लियर है बात। अभी हम आते हैं वापस, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कि सेल्स किधर था, सेल्स वाइल सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल खुद बने होते हैं केमिकली बाउंडेड एटम्स के, मतलब वो एटम के बीच में बॉन्ड, ऑफ कोर्स कोई चीज़ को बनना है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ सेल सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, तो कॉमन सेंस है उनके बीच में कोई बॉन्डिंग तो होगी। ऐसे ही एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग है। अब इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो बने हुए होते हैं केमिकल्स। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंसान है ना वो फंडामेंटली बने हुए हैं केमिकल्स के। और जो सेकंड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, ये उसको डिस्क्रिप्शन देता है। सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, और सेल दूसरे सेल से आते हैं। पहले ये थ्योरी दी जाती थी कि सेल है ना वो कोई भी मटेरियल ऐसे मिलके बना देते हैं सेल, ऐसा नहीं था। फिर ये सेकंड जो पोस्टुलेट था उसने ये बताया कि भाई सेल, एक सेल है वो दूसरे सेल को जन्म देता है, मतलब सेल डिवीजन होती है, सेल से सेल्स बनते हैं, खुद ब खुद सेल नहीं बनता। ठीक है, अभी ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये छोटे से छोटे लेवल क्या होता है, एटम होता है हमारा, उससे मॉलिक्यूल बनते हैं, उससे फिर सेल बनते हैं, सेल से फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ये सारे जो चीज़ें हैं। उसके बाद अभी हम इसमें घुसते हैं। ये तो ऐसे ही चीज़ें आप खुद पढ़ लेना, इससे कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। मैं आपको अभी इसमें लेके जाता हूँ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अब देखें, इट इज़, रुको मैं मिटा दूँ उसको। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इट इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ सेल। ये बता दिया है मैंने, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो आप सेल ही बोलोगे, एटम नहीं बोलना, वो तो उससे बनते हैं, पर हमारी बॉडी में सेल्स मोस्टली हमको विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। और सेल होता ना, अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। सेल बना हुआ होता है, अगर कोई पूछे आपसे सेल की डेफिनेशन बताओ बेटा, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ चीज़ें आनी चाहिए कि सेल बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब सपोज़ करो यार, एक तो मेरे को ये यूज़ नहीं करना आता है इतना, फिर भी मैं समझ जा रहा हूँ। ये सपोज़ करो ब्लैक जो मैं बना रहा हूँ ना आउटलाइन, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, सेल एम लिख रहा हूँ मैं, मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें होती है, वो भी डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। जैसे ये येलो है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यार ये येलो जो चीज़ पड़ी है ना, ये येलो चीज़ मतलब वाटर होता है, समझ लो वाटर की तरह एक थिक सॉल्यूट होता है वो, ये चीज़ होती है। मतलब बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर आप जैसे ही घुसोगे सेल के अंदर, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वाटर। वो वाटर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आपने सुना होगा ऑफ कोर्स, उसको मैं लिख रहा हूँ साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है इसमें,
वो जो बीच में एक सेंटर होता है, इधर होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या ऑर्गेनेल होते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा। मेन चीज़ आपको सेल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये सेल बनता है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं सेल मेम्ब्रेन ही याद कर लें आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर बना पड़ा होता है पान लिक्विड पोर्शन, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके सेंटर में होता है, और साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है ये अभी आप छोड़ दें। ये होगी सेल की डेफिनेशन कि सेल 3 चीज़ों के बना होता है। उसके अंदर ऑफ कोर्स आप एडिशन कर सकते हैं, वे भी मैं एडिशन भी बता दूंगा, पर सिंपल से सिंपल डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऑर्गेनल भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरी दूसरी चीज़ें हैं जो सेल को वर्क करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ये दूसरी चीज़ें हैं। अभी आप वो छोड़ दें। सपोज कि मैं ये ना अपनी ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ, जस्ट मैंने सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन में क्या था कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो, उसके अंदर एक न्यूक्लियस हो, उसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। अब मैंने इसमें से सेल मेम्ब्रेन हटा दी तो क्या चीज़ बची, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तब द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको प्रोटोप्लाज्म, मतलब आप समझ लें एक सेल है, सेल में से मैंने एक छिलके की तरह उसका एक सेल मेम्ब्रेन हटा दी, तो अब ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म, ये समझ लिया। प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल के अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हटा दें तो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, क्योंकि उसको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ जाता है, उसको ये बोलते हैं। बस ये एक दूसरी टर्म है, आप समझ लें। अब मैं इसको आपको ये बता रहा था क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इधर लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म ये कंपोज होता है सेल के, और सेल बना होता है एक लिविंग चीज़ के अंदर, मतलब सेल के अंदर एक लिविंग चीज़ होती है, उस लिविंग मटेरियल को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। देख रहे हैं आप, मैं ऐसे गोल गोल कर रहा हूँ, ये प्रोटोप्लाज्म है, समझ लिया, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इसमें से सेल मेम्ब्रेन हटा दूँ सेल में से, तो जो बाकी कंपोनेंट्स बचेंगे उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब जो एक्चुअल कंपोजिशन है 100%, मतलब हमको पता है पर इतनी नहीं पता, 100% नहीं पता प्रोटोप्लाज्म की, लिखा हुआ है द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली, हमको परफेक्टली नहीं पता। हाउएवर इतना तो हमको पता है कि केमिकली इसके अंदर 70 से 90% वाटर होता है, ये समझ आया। अभी मैं आपको समझाता हूँ फिर से कि ये आ गया आपका अपने साइटोप्लाज्म, क्योंकि मैंने प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, और भी चीज़ें होती है जो अभी आपको नहीं, वो सेल के चैप्टर में आप समझ जाओगे, पर आप ये समझ लें कि आप सेल मेम्ब्रेन आपने हटा दिए, ठीक है। अब इसके अंदर 70 से अंदर, अब ये ऐसा नहीं समझे कि न्यूक्लियस मैंने नहीं बनाया तो है नहीं, एक्चुअल में है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ गया बस। अब इसके अंदर 70 से 90% वाटर होता है, ठीक है, ये बस इतना होता है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, पर आप समझ लें प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, इफ़ द वाटर एवोपरेट द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट। अब ये समझिए आप,
इजी पॉइंट है। मैंने आपको बोला कि इधर 70 से 90% वाटर होता है, इजी बात। अब इस 70 से 90% मैं ये वाटर को क्या करूँ, बॉयल कर दूँ। सपोज इजी बात समझने के लिए इस बॉयल करूँ, आपको पता है वाटर बॉयल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही बॉयल होता गया, अब जैसे ही बॉयल होगा तो एट द एंड ऐसा पॉइंट आएगा कि ये सारा पानी जो होगा वो एवापोरेट हो जाएगा और उड़ जाएगा, ठीक है, वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद पानी तो सारा उड़ गया और जो बाकी चीज़ बचेगी उसको हम बोलेंगे ड्राई मास सेल, मतलब ड्राई मैटर बोल सकते हैं आप उसको। कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि 70 से 90% तो वाटर था, अगर ये पानी उड़ गया तो 30 से 10% वो ड्राई मैटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब सूखा। आप इसमें ड्राई का मतलब आपको पता होगा, सूखा, ड्राई वेट, ठीक है, सूखा बच जाएगा। पानी को मैंने एवापोरेट कर दिया, वेपर बना दिया, अब जो चीज़ बचेगी उसको मैं वो बोलूँगा ड्राई वेट, ठीक है, ठीक है। रिमेनिंग मास, अगर मैंने पानी को एवापोरेट किया, द रिमेनिंग मास ऑफ वाट से इज कॉल्ड ड्राई वेट। अब इस ड्राई वेट में अच्छी चीज़, पानी को हम लोग पढ़ना नहीं है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। अब इस ड्राई वेट को अंदर क्या क्या होते हैं, इस ड्राई वेट के अंदर होते हैं कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन, जिसको हम बोलते हैं बायो मोलिक्यूल्स। अब इसमें ये लिखा है, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल दे देता हूँ। देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, ये आप समझ लें क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है लेक्चर एक बड़ा हो गया है, पर समझना तो ज़रूरी है। देखें, कार्बन का बायोमोलिक्यूल नहीं बोला जाता। ये बुक की लाइन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। जैसे अभी ये है, केमिस्ट्री होती है ना, जब आप 12वीं में आएंगे तो उसमें दो चीज़ें आप पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हमारा मेन फोकस जो है ना वो ऑर्गेनिक पे होता है। इनऑर्गेनिक भी आपको पढ़ाएंगे सर आपके, पर अभी आप ऑर्गेनिक देखें। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे ही सपोज करो आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा ऑर्गेनिक, किधर ना किधर में पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे ही एक कंपाउंड लिया HCl और मैंने एक लिया कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड है CH4। अब मुझे पता है कि इसमें एक इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, पर एक आप जैसा बच्चा है जो अभी न्यू पढ़ रहा है उसको नहीं पता चलेगा। इसके लिए इजी डेफिनेशन आप समझ लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं उसको जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशनशिप पढ़ें, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। क्यों, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करें कि इनों का रिलेशनशिप से जो चीज़ बनती है उस प्रोडक्ट का रिएक्शन क्या होता है, उस चीज़ से हमको क्या मिलता है, या इससे हम कुछ क्या हासिल करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मीन्स कार्बन मस्ट हो और हाइड्रोजन मस्ट हो। अब ऐसा मतलब नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, या मतलब कार्बन नहीं हुआ तो समझ लो होता ही नहीं है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये समझ सकते हैं आप। प्लस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे देखो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, CH3 का, CH4 का, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है H H H H, ठीक है। अब इसमें से सपोज करो मैं एक H हटा देता हूँ और मैं एक
Cl रख देता हूँ, तो एक और H, ये सारे H हटा देता हूँ, ठीक है। इन सारे H की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, Cl, ये हट सकता है, ठीक है। तो ये इसका ये फार्मूला नहीं रह जाएगा, इसका ये फार्मूला हो जाएगा CCl4, ये भी ऑर्गेनिक कहलाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक की ये दूसरी डेफिनेशन समझ लो कि स्टडी करें हम किसके बारे में, स्टडी करें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या, उसमें से बने हुए के बारे में। अब ये था ना CH4, इनमें से मैंने Cl सब में डाला, ठीक है। और CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला, एक Cl डाला, एक हाइड्रोजन निकाला, Cl डाला, तो ये बन गया CCl4। तो ये भी ऑर्गेनिक कहलाएगा क्योंकि ये इससे बना हुआ है। ऑर्गेनिक स्टडी करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब हाइड्रोकार्बन की स्टडी करें, और उस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स मतलब उससे बने हुए, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हट जाए, मतलब सारे हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे खास कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाते। पर अभी आपको ये समझना है कि ऑर्गेनिक इसको हम बोलते हैं। अभी एक्सेप्शंस होती हैं उधर अलग अलग, पर आपको सिंपल में क्या समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसको बोलते हैं जिधर कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करें और उनमें से चीज़ें बनने वाले की स्टडी करें। जैसे ये था हाइड्रोकार्बन, प्रॉपर हाइड्रोकार्बन है ये, इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन और वो कार्बन नहीं है, समझ रहे हैं आप। पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। पर एक्चुअल में जब ये शुरू में हुआ था ना, तो एक साइंटिस्ट होता था ब्रेजिलियस, एक मिनट, ब्रेजिलियस क्या कहता था, ब्रेजिलियस बोलता था, बी में लिख रहा हूँ, वो बोलता था कि ऑर्गेनिक मतलब समझो ये चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो बोलता था ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है क्या है, तो ब्रेजिलियस का अच्छा नाम था। तो वो बोलता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सिर्फ वो चीज़ें जो इंसानों के अंदर से बनती हैं, इंसानों के अंदर से बनती हैं, या मतलब लिविंग के अंदर से बनते हैं, उसमें प्लांट भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी आ जाते हैं, उसको इसने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। और इसने ये दूसरा ये दावा किया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, ये सिर्फ लिविंग के अंदर ही बनती है, हम नहीं बना सकते। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया वुलर, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये नहीं बन सकता। जो इसने बोला था ना कि ब्रेजिलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर नहीं बन सकता, वो मैंने बना दिया है। उसने बनाया था यूरिया। अब यूरिया क्या होता है, हम जब यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसके दौरान एक वेस्ट मटेरियल होता है यूरिया, जो वॉशरूम के मतलब उस यूरिन के दौरान निकल जाता है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक कैसे हुआ, वो ऑर्गेनिक इसलिए हुआ क्योंकि इसने बोला था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, इसने ये लैब में बना दिया था। फिर इसने बोला कि भाई हाँ यार, ये फिर इससे ये भी सवाल होते थे कि अगर तुम बोल रहे हो कि इंसानों के अंदर मतलब लिविंग के अंदर ही बनेंगे, तो ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग के अंदर बना रही है, नॉन लिविंग नहीं बना पा रहा, या कोई हम लैब में नहीं बना सकते। तो उसने बोला कोई खास मिस्टीरियस फोर्स है। बहरहाल वोलर ने इसको क्या किया, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता, मैंने लैब के अंदर बना दिया है वो यूरिया। तो इस बात पे बहुत सारे साइंटिस्ट भी हुए कि भाई हाँ यार बन सकते हैं, उन्होंने फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। उसके बाद जो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई ना कि हाइड्रोकार्बन की स्टडी और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएं, इसके बाद ही आई थी, ठीक है। अभी आप समझें, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशनशिप हो, या हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, या उसके डेरिवेटिव्स हो। अब इसमें क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। अब कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलते हैं मोस्टली, ठीक है, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। अब मैंने आपको अलग बताया, ठीक है, विच आर टाइप ऑफ, देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये आ गया ना, विच आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इसको बायोमोलिक्यूल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा।
फॉर द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बस अभी आप समझ जाएंगे। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि बायो में एम लिख रहा हूँ, ठीक है, मोलिक्यूल। बायो मीन्स लाइफ, मोलिक्यूल्स मीन्स मोलिक्यूल्स, कोई भी एटम, मतलब समझ लो एटम मिलके मोलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो वो मोलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ में बनते हैं या लाइफ के दौरान बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम बायो मोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब वो मोस्टली मैं आपको बताऊँ ना, वो हमारे बॉडी के अंदर जो बनता है वो बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी बनते हैं, पर मोस्टली जो बनते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक आपको पता है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, मैं आपको इंट्रोडक्शन अच्छा करवाना चाहता हूँ। और देखो ये मैंने आपको सब बता दिया है कि सो द कंपाउंड प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर जो भी कंपाउंड लिविंग बनाते हैं उसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के दौरान में पढ़ेंगे तो ब्रिजिलियस ने बताया कि जो भी कंपाउंड लिविंग के अंदर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, पर वो रद्द हो गया था, वुलर ने सब बता दिया था, ठीक है। अब ये पढ़ लें, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया ना, वुलर सब ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल, उसमें आप पढ़ेंगे। द एलिमेंट, अब मैंने आपको बोला कि वो एलिमेंट, मैंने आपको बोला कि जैसे बायोमोलिक्यूल की अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछूं अभी, तो आप क्या बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ में बनते हैं। जाहिर सी बात है वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, आप बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ज़रूरी नहीं होता कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी, हाइड्रोजन के रिप्लेस करके, कार्बन को रिप्लेस करके नहीं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है, उसको भी हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब ऐसे ही ये बायोमोलिक्यूल्स, बॉडी के अंदर जो मोलिक्यूल्स बनते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो मोलिक्यूल्स बनते हैं वो बने होते हैं मेनली 6 फंडामेंटल एलिमेंट से। मेन चीज़ कौन सा है, कार्बन है एक, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक में होता है, हाइड्रोजन भी होता है ऑर्गेनिक में। तीसरी ये याद कर लें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र। अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन कैसे काम आती है। ऑक्सीजन हमारी ये CH और O मिलता है ना, तो ये हमारी शुगर बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। अगर नाइट्रोजन भी आ जाता है तो नाइट्रोजन के साथ हमारी प्रोटीन बनती है। फास्फोरस भी होता है, सल्फ़र भी होता है कभी कभी, फास्फोरस भी होता है, सल्फ़र भी होता है कभी कभी। तो उसमें क्या क्या बनता है, उसमें एंजाइम भी बन जाते हैं कभी कभी, प्रोटीन्स भी होती हैं अलग अलग, जिसमें सल्फ़र भी चाहिए होती हैं और फास्फोरस भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए फंडामेंटल आपको पता है कि वो ऑर्गेनिक है, बट उसमें और भी चीज़ें होती हैं। फंडामेंटली आप ये याद कर लें, 6 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस। ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। अब ये स्टार्ट करेंगे, ये देख रहे द फॉर्म, ये जो होता है ना 98% बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब ये 6 एलिमेंट मैंने आपको बताया ना, जिसमें 6 एलिमेंट में कौन से थे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब मैं इसका वो फॉर्म में नहीं लिख रहा कि जिसमें वो स्टेबल फॉर्म में, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, उसका सिंबल में लिख रहा हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सारे क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल। कितना परसेंट ये बनाते हैं, 98। अब आप बोलेंगे 2% की तरह, 2% में कभी जिंक भी आ जाता है, कभी कुछ और भी आ जाते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं इनऑर्गेनिक आ जाती हैं।